हेलो बच्चों, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। तो मी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं जीओसी पार्ट 3 कार्बन एनायन। कल हमने पढ़ा था कार्बोकेटायन, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एनायन। तो जैसा कि आज हमने बताया था कि जीओसी शुरू करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे और कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल, इनका क्या रोल है ये पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। अगर आप ये अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन एनायन। तो जैसा हमने बताया था, सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला एलिमेंट कंपाउंड होता है मेथेन। ठीक है, मेथेन में से अगर हम हाइड्रोजन को बाहर कर दें और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दे और ये प्रोटॉन के रूप में बाहर हो जाए तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां पर कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये अलग हो गया। तो आपने देखा कि कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये CH3 माइनस, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइन के अलावा जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो एक शब्द आएगा न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिसको न्यूक्लियस से प्यार हो, और इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। आप देख रहे हैं इस स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब इसको प्लस से लगा होगा, इसकी प्लस से एफिनिटी होगी, तो हम बोलेंगे यह न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है। मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज हो वह न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होती है। क्लियर? लेकिन न्यूक्लियोफिलिक के रेफरेंस में जरूरी नहीं है कि माइनस चार्ज हो वही न्यूक्लियोफिलिक होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं वे सब न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होती है। जैसे अमोनिया NH3, ओके, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, मतलब अमोनिया पे चार्ज नहीं है लेकिन इसके ऊपर एक लोन पेयर है। लोन पेयर आपने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा, नहीं तो हमारी पी ब्लॉक वाली सीरीज देखें, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये लोन पेयर जो है ये किसी भी स्पीसीज को, मतलब प्रोटॉन को अपना लोन पेयर देने के लिए रेडी है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अमोनिया के पास जब हाइड्रोजन आयन आता है तो ये अपना लोन पेयर इसको देता है और बन जाता है अमोनियम आयन। करेक्ट? मतलब अमोनिया भी न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज हुई जबकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने समझ ली कि वो सारी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो सब न्यूक्लियोफिलिक होती है। चूंकि इसमें कार्बन है इसलिए हम इसको बोलेंगे कार्बन एनायन। चलिए हम कार्बन एनायन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अब आपने देख लिया कि कार्बन एनायन न्यूक्लियोफिलिक भी होता है। इसकी सेकंड इंफॉर्मेशन होती है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो बहुत आसान है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसको अगर आप पता लगा लेते हैं और ये संख्या अगर 2 आती है तो हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर ये 3 आती है तो हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडेशन, और अगर ये 4 आती है तो हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। हमारे केस में 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो टोटल हो गए 4 और 4 पर होगा sp3 हाइब्रिडेशन। इट मींस आपका कार्बन एनायन टेट्राहेड्रल होता है, मतलब सिमेट्री होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी इंफॉर्मेशन, इसका हाइब्रिडेशन और इसका लाइन डायग्राम, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि ये कार्बन एनायन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कार्बन एनायन, सेकेंडरी कार्बन एनायन और टर्शियरी कार्बन एनायन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्राइमरी कार्बन कौन होता है, सेकेंडरी कार्बन कौन होता है और टर्शियरी कार्बन कौन होता है। तो चलिए हम बनाते हैं प्राइमरी कार्बन, कार्बन एनायन। इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है और आगे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हो गया आपका प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री कार्बन एनायन। अब आपने देखा
कि ये जो 1 डिग्री कार्बन एनायन है CH3 C माइनस, ओके, H2। तो ये जो कार्बन एनायन है 1 डिग्री, इसमें क्या हो रहा है, CH3 अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकता है। इट मींस इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। कल हमने समझा था कि जो स्पीसीज अपने अंदर इलेक्ट्रॉन खींचती है वो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करती है, और जो स्पीसीज अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकती है वह पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करती है। तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है और इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की ओर फेंकता है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि जब किसी कार्बन, कोई चार्ज कार्बन पर अगर चार्ज बढ़ रहा हो तो वो स्पीसीज अनस्टेबल हो जाती है। इट मींस इस कार्बन के ऊपर निगेटिव ऑलरेडी है और जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे तो इसके निगेटिविटी और बढ़ जाएगी, मतलब इस पर चार्ज इकट्ठा हो रहा है, और जब इस पर चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी इस स्पीसीज के मुकाबले कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इस कार्बन को अन्य कोई कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो, तो हमारे पास पहला कंपाउंड हो गया CH3, सेकंड कंपाउंड हो गया CH3 CH2। चलिए हम अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन एनायन की, माइनस। यहां क्या देखा आपने, दोनों तरफ से CH3 ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। और जैसा कि हमने बताया कि अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, मतलब चार्ज और बढ़ गया, तो ये स्पीसीज अनस्टेबल हो जाएगी, मतलब इससे भी ज्यादा ये स्पीसीज अनस्टेबल हो जाएगी। क्लियर? टर्शरी पर जब आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी समझ में आ गया होगा कि टर्शरी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीन तरफ से जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो टर्शरी कार्बन एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर ज्यादा हो गई इस सबसे, तो ये और अनस्टेबल हो गया। तो फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, CH3 is a more stable than 1 degree carbon anion, is more stable than 2 degree carbon anion, is more stable than 3 degree carbon anion। क्लियर? आगे बात समझ में? तो इस तरह से कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है फ्री रेडिकल। क्या होता है फ्री रेडिकल? चलो देखते हैं। यहां पर एक वर्ड और आप पढ़ेंगे जिसका कभी कभी यूज होता है। यहां पर हमने इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिलीज किया था, मतलब इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहां पर होता है फिजन, मतलब हाइड्रोजन का टूटना। यह फिजन दो प्रकार से होता है, या तो होमोलाइटिक फिजन या हिट्रोलाइटिक फिजन। क्या होता है होमोलाइटिक, हिट्रोलाइटिक? इन दोनों में से जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है वो किसी एक तरफ अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा या किसी से ले लेगा, मतलब एक आयन, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, मतलब असमान रूप से इलेक्ट्रॉन बट जाएंगे दोनों के बीच में, और असमान रूप से इलेक्ट्रॉन के बट जाने को बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन। ठीक है, तो जो कार्बोकेटायन हमने बनाया और जो कार्बो एनायन बनाया उसमें ऐसे ही हुआ। कार्बोकेटायन में कार्बन से इलेक्ट्रॉन दे दिए गए थे और कार्बन एनायन में कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, तो दोनों ही आयन हेटेरोलाइटिक फिजन से बनते हैं। अब एक होता है होमोलाइटिक फिजन, तो हमारा जो फ्री रेडिकल है वो इसी होमोलाइटिक फिजन से बनेगा। देखिए बोर्ड CH3 और एक कार्बन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, मतलब इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया, इस कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया। तो यहां पर हो गया CH3 डॉट और हाइड्रोजन डॉट, मतलब इस कार्बन के पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बच गया, बाकी इसने कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन न तो लिया और न ही अपने हिस्से अपना इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन
ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन दोनों में समान रूप से बट गए, और जब ऐसा होगा तो ये होगा होमोलाइटिक फिजन। क्लियर? आ रहा है समझ में? अब होमोलाइटिक फिजन होता है तो फ्री रेडिकल बनता है। ये रहा आपके पास। इसमें भी नीट में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फ्री रेडिकल का एक ही कंसेप्ट समझना है कि कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। ये तो हुआ हमारा सिंपल मिथाइल फ्री रेडिकल। इसके आगे हम चलेंगे तो प्राइमरी फ्री रेडिकल आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल आ जाएगा, जैसे हमने कार्बोकेटायन में पढ़ा था, और आगे चलेंगे तो टर्शियरी फ्री रेडिकल आ जाएगा। और अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। वही बात, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी कमी को पूरा कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई अटैच नहीं है, लेकिन इसके अंदर CH3 ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, तो इसके मुकाबले ये थोड़ा स्टेबल हुआ। ठीक इसी प्रकार इसमें दो तरफ से CH3 ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी और बढ़ी, और इसकी तीन तरफ से देने पर सबसे ज्यादा बढ़ेगी। इस तरह से हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल लिस्ट स्टेबल हुआ, 1 डिग्री थोड़ा और, 2 डिग्री उससे ज्यादा, और 3 डिग्री सबसे ज्यादा। तो हमने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा। सेकंड, फ्री रेडिकल के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे, और 3 सिग्मा बॉन्ड पे बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर हो गई ट्राइगोनल, प्लेनर, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो इस तरह से हमने कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन और फ्री रेडिकल तीनों आयंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, उसके हाइब्रिडाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा। नीट में आपको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केमिस्ट्री गहरा सागर है, और आप चाहेंगे तो काफी अंदर तक जा सकते हैं, पर अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपका इन आयनों का इतनी सारी जानकारी होना पर्याप्त है। हम आपको बताएंगे इतनी जानकारी से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम घुमाएंगे, प्लस पिछले जितने भी सालों के पेपर आप देखेंगे तो आपको इन्हीं कंसेप्ट पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो बने रहिए, मिक्स से जुड़े रहिए, और 11 मई से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है फिजिकली, अगर आप उसमें उपस्थित होते हैं तो हमारा ये वादा है कि 1 साल आप हमको देंगे। आपने सभी कोचिंग्स में अलग अलग जगह पर ट्राई किया होगा, एक बार हम पर भरोसा करके आप 1 साल दीजिए, 101% आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा, क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन की सारी ट्रिक्स, सारी मेथोडोलॉजी, सारी पेडोलॉजी है। बस सिर्फ आपको अपना समय, अपनी निष्ठा और समर्पण देना है, और आपके मेडिकल में जाने का सपना पूरा हो जाएगा। जुड़िए अभी क्लास से, और जब तक आप अपनी स्टडी पूरे मन और ध्यान से कीजिए, ईश्वर आपका साथ देंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी।